11 इंसाफ की शुरुआत। 6 महीने गुजरते ही आधी रात में प्रतीक सात्विक के कब्र पर जाता है और उसे बताता है कि उसे इंसाफ दिलाने का काम आज से ही वह शुरू करने वाला है। इसके लिए प्रतीक सबसे पहले समीरा के पास जाता है। समीरा जो आराम से सो रही थी वो प्रतीक को अपने कमरे में पाकर डर के मारे कांप गई थी। जब वह सात्विक के नाम को सुनने के बाद उसे जानने से इनकार कर देती है तब प्रतीक अपना चेहरा दिखाते हुए समीरा से पूछता है कि क्या वह उसे भी जानती है या फिर नहीं। प्रतीक के चेहरे को देखने के बाद समीरा कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। ये सुनते ही प्रतीक समीरा से कहता है, मेरा दोस्त तुम्हारे वजह से मारा गया लेकिन फिर भी तुम्हें वह याद नहीं है। तुमसे वह प्यार करता था और तुम उसे सिर्फ 6 महीने में भूल गई। समीरा कहती है, आखिर तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? निकल जाओ यहाँ से वरना मैं चिल्ला दूंगी। समीरा जब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है तब प्रतीक उससे पहले ही दरवाजे के पास पहुँच जाता है और समीरा को धक्का देकर बेड के ऊपर गिरा देता है। समीरा पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। प्रतीक कहता है, मेरा तो दोस्त था जो मेरे लिए भाई जैसा था। वो मर गया तुम्हारे वजह से। उसने मरते वक्त भी तुम्हारा नाम लेते हुए कहा था कि वह बहुत ही अच्छी लड़की है। शायद मैं हर वक्त सही नहीं था लेकिन आज अगर मेरा दोस्त जिंदा होगा तो यहाँ देखकर उसका दिल टूट जाता है। समीरा कहती है, देखो मुझे जाने दो वरना मैं। समीरा अपनी बात पूरी भी नहीं करती हैं और खुले हुए बालकनी की तरफ भागने लगती हैं ताकि वहां से चिल्लाकर किसी की मदद मांग सके। प्रतीक वहां पड़ा हुआ चेयर उठाता है और समीरा के ऊपर फेंक देता है। समीरा अपने आप को बचा भी नहीं पाती हैं और सीधा चेयर से टकरा जाती हैं। टकराने की वजह से वह सीधा बगल वाले दीवार से टकरा जाती हैं और उसके सर से खून आने लगा था। प्रतीक जल्दी से बालकनी के दरवाजे को बंद करता है और अपनी 3 उंगलियों को एक अजीब तरह से आपस में फंसाता है और समीरा के दोनों कंधे के ऊपर और दोनों घुटनों के ऊपर मार देता है। प्रतीक के ऐसा करते ही समीरा के दोनों हाथ और घुटनों के नीचे के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैरालिसिस मार गया हो। समीरा अपनी ऐसी हालत देखकर चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। प्रतीक समीरा से कहता है, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। तुम्हारे हाथ और पैर बेकार हो चुके हैं। यह मार्शल आर्ट के सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म्स में एक है। इसे न के बराबर लोग जानते हैं। ये डॉक्टर के साइंस से भी पढ़े हैं। इसका इलाज कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ वरना तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्यों मरोगी। समीरा प्रतीक के खौफनाक आंख और आवाज को सुनकर बिल्कुल चुप हो गई थी। उसी वक्त प्रतीक कहता है, तुम्हें याद तो है न, आज से 6 महीने पहले तुम्हारा एक जूनियर के साथ डेट। जब तुम डेट के लिए पहुंची तब वो खून से सना हुआ था जिसे तुम हॉस्पिटल लेकर आई थी, जिससे तुम्हारी ड्रेस के ऊपर भी खून लग गया था। समीरा को तभी याद आता है और वो कहती है, हाँ याद आया मुझे, सात्विक याद आ गया मुझे। प्रतीक कहता है, अच्छा तो बताओ कि मेरे दोस्त के आखिरी शब्द क्या थे? समीरा कहती है, उसने ये बताने के लिए कहा था कि तुम बिल्कुल सही थे। प्रतीक कहता है, तो फिर अब बताओ कि मेरे दोस्त की ऐसी हालत किसने की थी? जल्दी से बताओ। समीरा कहती है, सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ तनेजा ने। प्रतीक कहता है, इसका मतलब था कि कॉलेज की अफवाहें बिल्कुल सही थी। यह उसी का काम था। समीरा प्रतीक की बड़बड़ाहट को सुनकर कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। उसने और उसके कुछ दोस्तों ने, जिनमें से 2 का नाम था आयुष और प्रत्यूष। उसके अलावा 4 और थे। प्रतीक कहता है, पूरे 7 लोगों ने मिलकर मेरे दोस्त को मारा, लेकिन क्यों मारा ये बताओ मुझे। समीरा कहती है, मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? प्रतीक कहता है, अब आखिरी सवाल। जब कॉलेज में एक बच्चे की मौत हो जाने पर पुलिस खुद आई थी तब तुमने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था? ये भी क्यों कहा था कि तुम वहां ऐसे ही भटकते हुए चली गई थी और तुम्हें वहां सात्विक घायल मिला और तुमने इंसानियत के नाते उसकी मदद की?
दरअसल अगले दिन कॉलेज में खुद पुलिस को बुलवाया था सात्विक के बारे में पूछताछ के लिए। सारे लोग विश्वास सुराना के चमचे थे और बस औपचारिकता पूरा करने के लिए आए थे। उन्होंने 1 सप्ताह तक पकड़ कर सबसे पूछताछ की और फिर केस बंद कर दिया, ये कहकर कि उन्हें हत्यारों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि जहाँ सात्विक की ऐसी हालत हुई थी वहाँ के सीसीटीवी के भी सारे फुटेज को गायब कर दिया गया था। वहीं पूछताछ के वक्त समीरा ने ऐसा कहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं है। समीरा कहती हैं, मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वे लोग मुझे अपना चेहरा दिखाने तक के लायक नहीं छोड़ते। प्रतीक कहता है, कौन से लोग जरा साफ साफ बताओ। समीरा कहती हैं, जब तुमने हॉस्पिटल में मुझसे सवाल पूछा था तब मुझे आयुष अपने साथ ले गया था। वो मुझे एमएलए विश्वास सुराना के पास ले गया जहां उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी तो वे लोग मुझे किसी के सामने अपना चेहरा तक दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके 2 आदमी अभी अभी रेप केस से बाहर आए हैं। अगली बार वे मेरे रेप के केस में अंदर जाएगा। मैं डर गई थी, मेरा पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरी अकाम फैमिली है जिसका मुझे समर्थन करना है। प्रतीक कहता है, समीरा शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके सामने ये पूरी दुनिया छोटी लगती है। जिस तरह तुम अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती थी उसी तरह मेरा दोस्त सात्विक उन सारे अनाथ बच्चों को सपोर्ट करना चाहता था जिनके खर्चे को उठाने में फादर को दिक्कत होती है। समीरा कहती है, प्लीज माफ कर दो मुझे प्रतीक, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। प्रतीक कहता है, मेरा दोस्त गया, उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि उसे इंसाफ नहीं मिला तुम्हारे जैसों की वजह से। उससे भी बड़ी बात कि तुम उसे भूल गई जिसने तुम्हारे वजह से अपनी जान खोई है। अब माफी का कर सीधा मेरे दोस्त से मांगना। वो मरने के बाद काफी अकेला हो गया होगा। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम उसके साथ रहना और अगर नहीं किया तो अपने पछतावे में रहना, लेकिन मरना तो होगा ही आज तुम्हें। आज तुम्हें भी यह एहसास होगा कि कितना दर्द हुआ था मेरे दोस्त को मरते वक्त और उससे भी ज्यादा मरने के बाद जब उसे इंसाफ नहीं मिला। समीरा कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहती हूँ। उसके बाद समीरा चिल्लाते हुए कहती हैं, बचाओ मुझे, कोई बचाओ इस राक्षस से, यह मुझे मारने वाला है। ये बात समीरा ने अपनी पूरी जान लगाकर सबसे तेज आवाज में बोला था जिसमें वह बोल सकती थी। इसके आगे प्रतीक ने अपने उंगलियों से समीरा के गर्दन के ऊपर मारकर उसके बोलती को बंद कर दिया था। ध्रुव ने अपने हाईली एडवांस मार्शल आर्ट की मदद से समीरा के गले पर मारकर उसके वोकल कॉर्ड्स को लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से समीरा कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले लेकिन वह एक शब्द आवाज भी अपने मुंह से नहीं निकाल पा रही थी। ध्रुव ऊपर देखते हुए कहता है, हे गॉड, आज तक मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक लड़की को मारूंगा। इसके लिए मुझे माफ करना। ध्रुव एक बार फिर से कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, मेरे भाई सात्विक। तुम्हारे प्यार को मार रहा हूँ लेकिन तुम तो समझ सकते हो ना कि यह करना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें गलत लगता है तो जिस दिन मैं मरकर वहां आऊंगा उस दिन तुम मुझे सजा देना। समीरा चिल्ला तो नहीं सकती थी लेकिन बिन पानी की मछली की तरह छटपटाते हुए ना में अपने सर को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रही हो कि प्लीज मुझे मत मारो। प्रतीक उस चेयर को उठाता है और उसे समीरा के बेड के ऊपर रख देता है। उसके बाद प्रतीक समीरा के अलमारी से उसके दुपट्टे को निकालता है और उसके बाद उसे समीरा के गले में लपेटने लगता है और एक गांठ फिर दूसरा फिर तीसरा लगाने के बाद प्रतीक उसे उठाकर उसके बेड के ऊपर ले जाता है और उसके हाथों को भी बांधता नहीं है क्योंकि वह तो काम ही नहीं कर रहा था। प्रतीक उसे चेयर के ऊपर खड़ा करके उसके दुपट्टे के दूसरे छोर को पंखे से बांध देता है। उसके बाद प्रतीक एक और दुपट्टा निकालता है और उसे चेयर के पैरों से बांध देता है और उसके दूसरे छोर को दरवाजे से। ध्रुव उसके बाद छटपटाते हुए समीरा को देखते हुए कहता है, देखो समीरा, पहले तो मुझे मन किया था कि तुम्हें अपने हाथों से मारूं लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। मैंने जिस तरह से तुम्हारे गर्दन में दुपट्टा बंधा है
आधे घंटे में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई दरवाजा खोलकर तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा तो तुम 5 सेकंड में मर जाओगे। मैंने एक दुपट्टे को कुर्सी या दरवाजे से इस तरह बांधा है, अगर कोई दरवाजा खोले तो कुर्सी खुद ब खुद हट जाएगी और 5 सेकंड में तुम मर जाओगी। प्रतीक अपनी आखिरी लाइन कहता है, अगर आधे घंटे तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से बांधे गए इस फंदे से हो जाएगी, और अगर किसी ने खोला तो तुम्हारी मौत का जिम्मेदार वह होगा। ये कहते हुए प्रतीक छटपटाती हुई समीरा के गर्दन के पीछे मारता है और वह बेहोश हो जाती हैं, जिसकी वजह से वह खड़े रहने के बजाय लटकने लगती हैं। ये देखकर प्रतीक कहता है, इस लटकते हुए अवस्था में सिर्फ 16 मिनट में ये दम तोड़ देगी। प्रतीक अपने पॉकेट से एक केमिकल और एक ओवलाइट निकालता है जिसे उसने लैब से गायब कर दिया था बिना किसी को पता चले। इसके साथ साथ प्रतीक एक स्पंज भी लाया था। प्रतीक उस केमिकल को देखते हुए कहता है, तो ये है वो केमिकल जिससे सारे निशान गायब हो जाते हैं। चूंकि मैंने ग्लव्स पहना हुआ है तो कोई फिंगरप्रिंट तो होगा नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को मुझे जल्द से जल्द साफ करना पड़ेगा। प्रतीक उन सारे जगहों से यूवी लाइट जलाकर अपने सारे निशान गायब कर देता है। अगले 10 मिनट में और बालकनी में आकर उसे भी साफ करते हुए प्रतीक उस पाइप से नीचे उतरने लगता है जिससे वह ऊपर चढ़ा था। प्रतीक ने अपने मुंह में ओवलाइट पकड़ा हुआ था और जैसा जैसा नीचे आता जा रहा था ऊपर के निचिन साफ करता जा रहा था। जब ध्रुव नीचे उतरता है तो मन ही मन कहता है, आज इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है, अब जल्द ही आगे का इंसाफ होगा। ये कहकर ध्रुव वहां से निकल जाता है और यूवी और केमिकल को अपने पॉकेट में, जबकि स्पंज को प्रतीक नाले में बहाकर एक खुफिया रास्ते से वो कॉलेज के बाहर निकल जाता है जिससे वह अंदर आया था। कॉलेज के रजिस्टर के मुताबिक प्रतीक 10 बजे जो बाहर गया था वह अभी तक अंदर आया ही नहीं था। टू बी कंटिन्यूड।